वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज संसद में काले धन पर अपना श्वेत पत्र तो रख दिया, लेकिन ज्यादातर सवाल यहां पर अधूरे रह गए। जिनके जवाब की उम्मीद थी, लोगों को वैसा कुछ भी नहीं मिला और वित्त मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो शायद आपको और हमें पता नहीं। तो काले धन पर कई सारे पहलू ऐसे हैं जो अनछुए रह गए और सरकार का ये कदम सिर्फ औपचारिकता का लग रहा है, क्योंकि इस श्वेत पत्र को लाने के लिए सरकार ने बजट में ऐलान कर दिया था। लेकिन किस तरह से काले धन को कंट्रोल में किया जाएगा, किस तरह से इसे वापस सरकार विदेश से देश में लेकर आएगी, इन सब पर काफी खामोशी है और सरकार की लीपापोती है। तो ये जो कुछ भी श्वेत पत्र आज वित्त मंत्री की तरफ से संसद में रखा गया है, इस पर करेंगे हम एक खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ इस खास चर्चा में हमारे मेहमान हैं फिक्की के सेक्रेटरी जनरल राजीव कुमार साहब, आईकैन एडवाइजर्स के चेयरमैन अनिल सिंघवी, जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल साहब और साथ ही इनकम टैक्स विभाग के इंटरनेशनल टैक्सेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल जीसी श्रीवास्तव साहब। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले राजीव कुमार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक अंदाजा ये था कि वित्त मंत्री जब श्वेत पत्र रखेंगे तो पूरी समस्या का एक कंप्लीट सॉल्यूशन और समस्या कितनी बड़ी है वो सब कुछ सामने आता हुआ दिखेगा, लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी। ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री ने नहीं कहा। नहीं, मुझे तो इस बात में कोई निराशा नहीं है कि हमको आंकड़े नहीं मिले हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में कितना ब्लैक मनी है, कितना काला धन घूम रहा है, क्योंकि उसका अनुमान लगाना बहुत ही असंभव काम है और जो भी होता है वो सिर्फ एक तरह से अंदाज लगाने की बात होती है। अब फिक्की में हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि श्वेत पत्र कम से कम लाया गया और ख़ास तौर से हमारा स्वागत है उसके एक मुद्दे पर जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान जो है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने किया है, जैसे कि इंग्लैंड और जर्मनी ने किया है, एक ऐसा कुछ एग्रीमेंट करने की सोच रही है जो पैसा बाहर गया हुआ है, जिसकी की लागत कोई 46 लाख करोड़ है, उसको वापस लाने का कोई आगे कदम उठाया जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि मुझे तो इस बात की काफ़ी खुशी है कि अगर इस पर अगर काम होता है तो बहुत बेहतर होगा। आखिर एक और चीज़ मुझे बस ये कहना है कि जो मुझे जिस बात से थोड़ी सी निराशा वो ये है कि जो मूल स्रोत हैं हमारे काले धन के हमारी अर्थव्यवस्था में, उस पर मुझे लगता है कि इतना कोई जिक्र नहीं किया गया है। जैसे कि ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे जो इलेक्शन होते हैं, केंद्रीय इलेक्शन निर्वाचन उसके होने के बावजूद बहुत सारा काला धन उसमें और जो है वो उसमें लगाया जाता है। तो इस बात पर हमको बिल्कुल विचार करना चाहिए कि कैसे हमारे जो इलेक्शंस हैं उसमें सफ़ेद पैसा लगे, और अगर वो हो जाता है मुझे लगता है तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने से होगी। तो मैं इस समय सारा समय ना लेते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिक्की को स्वागत है इस श्वेत पत्र का, ख़ास तौर से उस कदम का जो उन्होंने कहा है कि वो स्विट्ज़रलैंड से पैसा लाने की वापस बात जो करेंगे उस पर वो ध्यान देने वाले हैं। और इस थोड़ी सी निराशा ये है कि जो सोर्स हैं उस पर अगर थोड़ा सा और तवज्जो दी जाती तो बेहतर होता। चलिए, राजीव कुमार साहब खुश हैं कि चलो देर सवेर से ही सही, आधा अधूरा ही सही, आया तो सही। लेकिन ओसवाल साहब, ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री ने 97 पेज की एक रिपोर्ट बनाकर जो कुछ भी और सफेद कागज थे उन्हें भी काली शाही से रंग डाला और कुछ मिला नहीं। उम्मीद तो यही थी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। उन्होंने सब अपने ढंग से जो रिपोर्ट लिखवाया है जो भी है, कि उसमें सब कुछ तरीके बताए हैं कि किस तरह से काला धन बनता है, किस तरह से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। काफ़ी कुछ स्टेप्स तो ले रही है, लेकिन जो स्टेप लेना चाहिए, जो मेजर स्टेप है आज जिसके द्वारा ये पैसा एक साथ कंट्री में आ सकता है या डिस्क्लोज हो सकता है, वो है एमनेस्टी स्कीम। वो लानी बहुत ज़रूरी है और वो नहीं लाए तब तक तो आप ये समझते हो कि यदि गवर्नमेंट ऑफिसर अपने कैबिन में बैठ के काला धन ढूंढ पाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कोई ना कोई एक फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट करना चाहिए और फिर बाद में पनिशमेंट, डिटरेंट करिए। अमेरिका में क्या किया गया है, $150 का पैसा, $150 अनडिस्क्लोज्ड मनी एक नॉन रेसिडेंट के पास अकाउंट में पाई गई बहामा में, तो उसको इतनी पकड़ने के बाद इतनी पब्लिसिटी दी कि दूसरे लोग सब कतरा रहे हैं। अभी एक पैसा भी लोग ब्लैक में रखने के लिए तैयार नहीं है। तो वैसी परिस्थिति लानी जरूरी है, लेकिन उसके लिए जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंक सकते। वो स्थिति आज के तारीख में हमारी यहाँ इंडिया में। बिल्कुल, यानी कि काला धन बाहर निकले और जिनके पास मिले उनकी इतनी पब्लिसिटी हो
नेगेटिव पब्लिसिटी कि आगे से दूसरे लोग उससे सबक ले। लेकिन अनिल सिंघवी साहब, आपसे सवाल यही है कि लंबे समय से बात हो रही कि व्हाइट पेपर आएगा, व्हाइट पेपर आएगा, और जब आया तो उम्मीद थी कि कुछ तो सरकार कहेगी, कुछ तो इसमें आंकड़े देगी, कुछ तो नाम आएंगे, कुछ तो एक प्रयास किया जाएगा कि ये करेंगे। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, वो तो पहले भी अपनी चर्चा इस बारे में हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा, या आप समझ लीजिए कि पूरी पॉलिटिकल क्लास की मंशा है कि कोई भी काम ब्लैक मनी पे किया जाए। तो मैं कोई बहुत इसमें कोई ताज्जुब की बात ही नहीं है। मतलब अगर तो ये इस चीज़ की अपेक्षा रखना कि वो कुछ आज बड़ा काम करेंगे या लेके आएंगे, और लास्ट डे आज पार्लियामेंट का है, वो सब चीज़ें उसी में डाल रहे हैं, कुछ नहीं होना है। अब ये तो बचकानी बात हो गई और कुछ नहीं हुआ। श्रीवास्तव साहब, आप तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े रहे लंबे समय तक, और आपने ये सब चीज़ें काफ़ी क्लोजली देखी कि किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह से काला धन बनता है, किस तरह से बाहर शायद भेजा जाता है या फिर यहीं पर डिप्लॉय किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस वाइट पेपर पर सरकार कुछ और बेहतर तरीके से काम कर सकती थी? ये तो ऐसा हो गया खुदा पहाड़ निकली चुईया और कुछ भी निकल कर नहीं आया। नहीं, देखिए, एक बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम कितना भी हम क्रिटिकल हो जाए वाइट पेपर के लिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए ये उम्मीद करना कि एक वाइट पेपर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये जरा बहुत ही गलत हमारी आशा होगी। लेकिन हमें ये इवेल्युएट इस वाइट पेपर को इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए कि कहाँ तक इस समस्या को आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन से एरियाज हैं जिन पे फोकस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की मंशा आगे क्या करने की है। अगर ये मुद्दे साफ हो जाएं तो ठीक है, एक दिन में इसका समाधान नहीं हो सकता। और मैं इस मामले में वाइट पेपर जितना भी मैं देख पाया हूँ इस थोड़े से समय में, मैं समझता हूँ एक अच्छी बात जो इसमें मुझे लगी, समाधान नहीं है लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने कम से कम इस बात को माना है कि करप्शन एक बड़ा रूट है ब्लैक मनी का। यहाँ पे एक्सेप्ट है कि जो एक्सेप्टेंस है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स एडिक्वेट नहीं रहे हैं इसको टैकल करने में, ये कई मोर देन वंस ये बात कही गई, ये एक अच्छा ये बात है। और दूसरी बात, कुछ बड़े सेक्टर्स को जिनको उन्होंने वल्नरेबल सेक्टर्स कहा, उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, और कुछ इश्यूज आए कि जिनको हम टैकल करेंगे भविष्य में। अब कितना उस पे मेजर बनता है वो एक आगे देखने का विषय होगा। तो चलिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से एक प्रयास तो हुआ है, इसमें हमारे एक्सपर्ट संतुष्ट है कि कम से कम कुछ काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या कुछ इस वाइट पेपर में कहा गया है, क्या सरकार करना चाहती है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे चारों एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। काले धन की रोकथाम को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, यही है हमारी खास चर्चा का विषय। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल राजीव कुमार साहब, जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल साहब, इनकम टैक्स विभाग के इंटरनेशनल टैक्सेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल जीसी श्रीवास्तव साहब, और साथ ही ICAN एडवाइजर्स के अनिल सिंघवी भी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ओसवाल साहब, राजीव कुमार साहब ने पिछले सेगमेंट में ये कहा था कि सरकार जो स्विट्जरलैंड के साथ या दूसरे देशों के साथ समझौता करना चाहती है, वो एक रास्ता दे सकता है जिससे कि विदेशों में जो ब्लैक मनी है वो हिंदुस्तान में वापस आ सके। क्या ऐसा करना संभव है, और क्या इससे एक बड़ा पैसा हिंदुस्तान में आने की एक संभावना बनती है? देखिए, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करीबन 17-18 एग्रीमेंट तो सही कर चुकी है काफ़ी देशों के साथ, उसमें स्विट्ज़रलैंड का भी नाम है, और काफ़ी जो टैक्स हेवन्स है उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। लेकिन ये सभी एग्रीमेंट में प्रॉस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन और फिशिंग इंक्वायरी, रोइंग इंक्वायरी नहीं करने का एक एग्रीमेंट है। फिशिंग इंक्वायरी जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरी बात, रेट्रोस्पेक्टिवली यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिलने का कोई अधिकार नहीं है, तो जब से ये मसला चला है पब्लिक में कि एग्रीमेंट होने वाला है, उस पीरियड के दौरान ये एग्रीमेंट इफेक्टिव हुए पर्टिकुलर डेट से, तो उस पीरियड के दौरान लोगों ने तो पैसा ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया इन ज्यूरिसडिक्शन से। यदि पैसा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है तो फिर आपको अभी उन एग्रीमेंट से मिलने वाला क्या है?
हो सकता है भविष्य में पैसा जो जमा होने वाला है उस पर एक रोक लगेगी, और यदि आपको पुराने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वो गवर्नमेंट दे पाती है तो उससे शायद आप कुछ निकाल पाएंगे कि यदि पुराने दिनों में इन लोगों ने पैसा जमा किया था, वो ब्लैक मनी था, पैसा टैक्स भरिए। इन सब का हल गवर्नमेंट ने भी एक सुझाव में सोचा है। सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक अल्टरनेटिव हमारे सामने ये भी है, या तो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लाएं या फिर एक एमनेस्टी स्कीम लाएं। लेकिन इन सब चीजों पे विचार करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के नजर में ये सुझाव बिल्कुल है, तो अभी इस पे कार्रवाई होगी। यदि इसका एक व्यू लिया जाएगा गवर्नमेंट में कि ये जरूरी है और इफेक्टिव है, तो शायद हो सकता है स्कीम आ भी सकती है। लेकिन राजू कुमार और साहब, यदि स्कीम आती है जी, तो विदेशों का पैसा इधर आ सकता है पैसा। राजू कुमार साहब, चूंकि कई कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं उन्हें या तो इंटेंशनली या फिर मजबूरी से ब्लैक मनी जनरेट करनी पड़ती, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे उपाय करने की जरूरत है जो इस व्हाइट पेपर में नहीं दिख रहे, जिससे कि कॉर्पोरेट्स के लिए जो मजबूरी बनी हुई है ब्लैक मनी जनरेट करने की, उसे कम किया जा सके? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। मगर इसके पहले जो मैं इस बात का आपको ज़रा सा क्लैरिफाई करना चाहता था कि जो यूके, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने स्विट्ज़रलैंड के साथ अपना रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है, उसके दो मोटे मोटे प्रावधान हैं। अब वो एक तो ये है कि जितना पैसा उनके पास अभी तक वहाँ पहुँचा है स्विट्ज़रलैंड में, जो कि टैक्स इवेडेड मनी है, उसका 50% या एक हिस्से में 60% पैसा वापस स्विट्ज़रलैंड यहाँ भेज देगी बिना, उसके बाद उसमें यह तय होगा कि उन लोगों के ऊपर फिर और कोई कार्रवाई उनकी सरकारें नहीं करेंगी। मगर जितना पुराना पैसा है, और ये कई लाख करोड़ का बात है जो कि हो सकता है जो कि हमारे पास आ जाए। और दूसरा प्रावधान ये है कि आने वाले समय में जो भी पैसा उनके पास अभी जमा है, उस पर जो भी हमारा टैक्स की जो रेट है, मतलब 30% पर, वो रेवेन्यू स्विट्ज़रलैंड वाले लगातार हर साल हमको भेजेंगे। ये एग्रीमेंट यूके और जर्मनी ने स्विट्ज़रलैंड के साथ ऑलरेडी कर लिया है। इसका ताल्लुक कुछ भी नहीं है जो कि 10-15 एग्रीमेंट्स हमने अभी तक साइन किए हैं बायलैटरल टैक्स ट्रीटी के, इसका कोई भी लेन देन नहीं है, बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ है। और फिक्की ने बहुत ज़ोर देकर वित्त मंत्री को ये बात अपना पर्चा दिया है, पूरा प्रपोजल दिया है कि इसको करने से बहुत फ़ायदा होगा। और जो पेपर में लिखा गया है कि इससे ये उम्मीद बन सकती है कि आगे भी ऐसी चीज़ होगी, उसका कोई भी उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि ये भी उसमें जो मैंने बताया प्रावधान है कि अगर कोई पैसा वहाँ पहुँचता है तो उस पर उनको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। अब आपने पूछा दूसरा सवाल जो कॉर्पोरेट्स का है, वो यह वैसे मैंने आपकी तरफ इशारा किया था, मजबूरी होती है कॉर्पोरेट्स को इलेक्शंस के लिए पैसा देने के लिए, और उसमें फिर उनको पैसा कहाँ से दें, क्योंकि इसका कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं करना पड़ता, तो उसमें फिर काला धन पैदा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस इलेक्शन फंडिंग को ठीक रास्ते पर लाएँ, और उसको मेरे ख्याल में अगर स्टेट फंडिंग कर दें जैसा कि जर्मनी में है तो और अमेरिका में है, तो बहुत बेहतर होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कि पूरे रियल एस्टेट बाज़ार में आज ये हालत है कि आप कहीं पे भी कुछ खरीद फरोख्त करने जाइए अगर बनस्बत बिल्डर्स के, तो आपको ज़्यादातर पैसा जो है वो बहुत बड़ा परसेंटेज उसको ब्लैक मनी में देना पड़ता है। तो उसको भी अगर आप ख़त्म करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि उस पर ज़रा सा सख्ती करें। और आखिरी चीज़ ये है कि जो टैक्स की प्रणाली है जी, उसको आप थोड़ा सा और फ्रेंडली बनाइए, जिससे कि टैक्स देने वालों को ये महसूस हो कि अगर वो टैक्स देते हैं और अपना डिक्लेयर करते हैं तो उनके पीछे नहीं पड़ा जाएगा, बनस्बत बगैर जो कि टैक्स ले लें वो ज़्यादा उनके लिए वो पर्याप्त है। श्रीवास्तव साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि 20 साल पहले एक एमनेस्टी स्कीम आई थी VDIS, अब सरकार कह रही कि इसकी फिजिबिलिटी की वो एक बार स्टडी करेंगे कि क्या एक और VDIS जैसी कोई स्कीम लाई जा सकती है। आप तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतने सालों तक रहे, क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है, और जिस मात्रा में काला धन देश में और देश के बाहर है, एक ऐसी स्कीम तुरंत सरकार को लानी चाहिए? नहीं, ये ऐसी स्कीम ज़रूर विचार इस पे करना चाहिए, और शायद कोई और रास्ता नहीं हो अगर है सरकार के पास इनको लाने का, क्योंकि संधियां जैसा ओसवाल साहब ने भी कहा कि भाई ये संधि जो जितनी भी हो रही हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में, ये ट्रीटीज पास्ट एक्शंस को नहीं रेगुलेट करेंगी, भविष्य में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
और लेकिन एक बात हमें ये भी देखना है कि कितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस ऐसे स्कीम से हमें कालाधन वापस आ जाएगा, क्योंकि इसी वाइट पेपर में सरकार ने इस बात को ही माना है कि काफ़ी पैसा जो विदेशों में रहा है वो वापस भी आ चुका है पी नोट्स के जरिए या कुछ कंपनियों के जीडीआर्स के जरिए। इन सब बातों का भी जिक्र इसी वाइट पेपर में है, तो गवर्नमेंट के सामने वो भी एक बात है। अगर ऐसा लगता है कि एक बड़ी रकम और बड़ी राशि वीडीआईएस के थ्रू वापस आ सकती है तो उसमें विचार करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, तो यानी कि यहाँ पर काला धन किस तरह से सफेद हो सके उसके सही उपाय सरकार को करने होंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी चर्चा हमारे एक्सपर्ट से जारी रहेगी और उनसे पूछेंगे कि खास तौर से रियल एस्टेट में जो इतना बड़ा पैसा लगा हुआ है काला धन, उसे कैसे रोका जाए और उसे वाइट करने के लिए सरकार को क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए। इस ब्रेक के बाद काले धन पर सरकार के व्हाइट पेपर पर इस खास चर्चा में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। सिंघवी साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि सरकार ये कह रही है कि पी नोट्स के जरिए काफ़ी ब्लैक मनी हिंदुस्तान में फिर से आ रही है और ये जिम्मेदारी सेबी की है कि वो इसे पकड़े। क्या सेबी इतनी सक्षम है और सेबी पर जिम्मेदारी डालने से बात बनेगी? अब आप देखिए, पी नोट की चर्चा 3 साल पहले हुई थी, जब दामोदरम थे तब भी पी नोट की चर्चा हुई थी 4 साल पहले। उसके बाद तो भावे साहब आके चले गए और सिन्हा साहब का भी 1 साल हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो पी नोट का भी जो एक मुद्दा रहा है वो मुद्दा आज भी कोई हल नहीं हुआ है, वो वैसे ही चलता रहा है। उनको लगता है कि पी नोट से बहुत पैसा आएगा, लॉन्ड्री हो जाएगी पैसे की, वो काम चल रहा है। तो आज के दिन पे अगर आप देखें कि जो भी मुद्दे लेके आए हैं उसके किसी के ऊपर में भी कोई चीज़ की पकड़ नहीं है, कोई भी एक ये इच्छा भी नहीं है कि इस चीज़ को बराबर प्रॉपर इकोनॉमी में लेके आएँ। तो ये तो चैनल के लिए चर्चा का अच्छा विषय है, आप बात करिए, 4 आदमी को बुलाइए, पर सरकार को इससे कोई काम नहीं है, तो बस टाइम पास है। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, यहाँ पर एक सरकार ने व्हाइट पेपर में ये बात कही कि क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो कुछ भी किए जाते हैं उन्हें थोड़ा सा हम बढ़ावा देंगे, उस पर कुछ इंसेंटिव देंगे, लेकिन वो पेमेंट की साइज ही क्या है? 1 लाख रुपए की तो जनरली क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। ये छोटे मोटे उपाय करने से क्या ब्लैक मनी को रोका जा सकेगा? नहीं, बात केवल क्रेडिट कार्ड की नहीं है, वो सारा अगर आप उस सेक्शन को आप देखें जो व्हाइट पेपर में कहा गया, तो ये बात ये है कि कैश इकोनॉमी को हम कैसे कन्वर्ट करें ऐसी इकोनॉमी में जहां ट्रांजैक्शंस का ऑडिट ट्रेल रहे। ये केवल क्रेडिट कार्ड तो एक उसका एक पहलू है, बट हम उनको इनकरेज करें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में या जो भी रूफ हो उन ट्रांजैक्शंस का, उसका एक ट्रेल जरूर रहे जिससे कि ये उस पर ऑडिट हो सके। तो ये एक रास्ता है इसमें। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये रास्ता अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है ब्लैक मनी के इशू को टैकल करने के लिए, लेकिन 10 उपायों के साथ ये भी एक उपाय बहुत जरूरी है कि आप इन पे कंट्रोल करें। हाँ, ओसवाल साहब, 2 सेक्टर जहां पर भारी भरकम ब्लैक मनी है, रियल एस्टेट और माइनिंग, और हमें यह भी पता है कि ज्यादातर यहां पर पैसा पॉलिटिशियंस का लगा हुआ होता है। इन 2 सेक्टर्स में क्या कुछ सरकार को करना चाहिए कि जो कुछ भी ब्लैक मनी इतनी ज्यादा है यहां से बाहर निकल सके? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर तो आज ऐसा है, इस देश में लैंड की कॉस्ट बढ़ने का मेन कारण है ब्लैक मनी का प्रोपोर्शन बढ़ गया, साइज ऑफ द ब्लैक मनी बढ़ गया है, और वो पार्किंग प्लेस है। लोग वहाँ पार्क करते हैं और जब वो रियल एस्टेट 2 साल या 3 साल के बाद बेचता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 20% में। वहाँ जब वो बेचता है उसको ऑफिशियल पैसा जब भी मिलता है तो उसका सोर्स इंक्वायरी नहीं होता है। यदि आज मैं मेरा रिटर्न टैक्स रिटर्न भरता हूँ और मेरे पास कुछ ब्लैक मनी है, सपोज वो ऐड करके मैं रिटर्न भरना चाहता हूँ, तो मुझे एक सोर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। टैक्स ऑफिसर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं तो उस पर पेनल्टी लगा देता है जी। तो आज इनकम टैक्स कोई एक रीजन नहीं है कि जिसमें लोग ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। सेव एंड एक्सेप्ट जिसे पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसा निकालना जरूरी है तब जरूरी पड़ता है, नहीं अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्सेस एक एरिया है जहां से लोग पैसा कैश में निकालते हैं और वो अल्टीमेटली इनकम टैक्स भर के व्हाइट में कन्वर्ट करके अपने बुक्स में चोपड़े में लेके आते हैं। बिल्कुल। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर जी, राजीव कुमार साहब, यहाँ पर आपसे एक आखिरी सवाल, एक छोटा जवाब चाहूंगा, और वो ये कि सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या होना चाहिए इस पूरी समस्या से बाहर आने के लिए? क्या कुछ करे? एक छोटा सा जवाब।
सरकार को सबसे पहले इलेक्टोरल फंडिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है। और दूसरी है कि जो कैश जनरेट होता है, हम जिसको कहते हैं रेंट पेमेंट देने के लिए, मतलब जो हमारे सिस्टम में जो एक तरह से साफ साफ वर्ड है, ब्राइब्स देने के लिए या करप्शन देने के लिए, उस पर जो जितने रूल्स और लॉज हैं, जो कि इस बात को बिल्कुल मतलब एक तरह से बिल्कुल एक लाजिम कर देते हैं कि लोगों को बनाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा कैश, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे स्टेट एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज के जो महकमे हैं, उन पर एक तरह से इनका रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि बेतहाशा कैश जनरेशन अभी उन सिस्टम्स में होता है। एक आखिरी चीज़ बस ये है कि जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें एक रेगुलेटर की ज़रूरत है आने की, जो कि लैंड वैल्यूज़ को और फ्लैट वैल्यूज़ को फिर से ठीक से रेगुलेट कर सके। और जो सरकार की एक पुरानी स्कीम थी कि अगर किसी भी फ्लैट का दाम या किसी भी प्रॉपर्टी का दाम कम बताया गया है तो उसको सरकार खुद ले ले, उसको फिर से लागू करने की और कार्यान्वित करने की आवश्यकता तो यानी कि चुनावों के लिए जो पैसा दिया जाता है और जो ब्राइब्स दी जाती है, उन्हें रोकने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादातर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए होता है। इस वक्त चाइना नंबर 1 पर है पूरे विश्व में, जो अपने देश से बाहर ब्लैक मनी भेजता है। हम हैं 15वें नंबर पर। उम्मीद करें कि सरकार कुछ ऐसे उपाय करे, सिर्फ व्हाइट पेपर नहीं, लेकिन कुछ एक्शन ले, जिससे कि हम इस कम से कम इस दौर में नीचे की तरफ खिसकते हुए दिखें, न कि ऊपर की तरफ। इस खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाग लेकर अपनी राय देने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।